Thanks for watching. Like and comment. Subscribe now. आप सबकी भरपूर तालियों में रखिए अल्लाह ताला से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर साहब का खुनज़ादा साहब और उनकी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आपके साथ अपने ख़यालात का इज़हार करें। मेरे लिए और भी खुशी की बात यह है कि असफंदियार काकड़ साहब जैसे मोहतरम और सीनियर ऑफ़िसर, और वो सिर्फ़ एक अच्छे ईमानदार और काबिल ऑफ़िसर भी नहीं है, बल्कि वो एक बहुत अच्छे पढ़े लिखे शहरी है इस सूबे के। तो उनकी मौजूदगी जो है वो और हमारे लिए बायस फ़ख्र है। और मैं आते हुए थोड़ा परेशान था, क्योंकि एकेडमिक दुनिया में जब आप आते हैं तो ये एग्ज़ाम्स, इसकी तैयारी, ये वैसे भी मेरे अपने आज तक जो नाइटमेयर्स है, डरावने ख्वाब आते रहते हैं, वो सब के सब एग्ज़ाम्स के हैं। तो मुझे ख़ुद एग्ज़ाम्स और ये जिसका मुझे ख़ुद फ़ोबिया हो, तो वो जब मैंने देखा तो मैंने इधर थोड़ी सी चालाकी की कि असफन साहब पहले आ जाएं, ताकि जो सारी इस हवाले से बातें वो कर लें। एंड आई एम ग्लैड के मेरे ख़्याल से उसमें कुछ ऐसा बचा नहीं है कि मैं मज़ीद उस पर एलेबोरेट करूँ। इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूँ, मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, क्या आप सब इस वक्त कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, या कोई इस वक्त यूनिवर्सिटी में किसी अंडरग्रेड प्रोग्राम में इनरोल्ड है, या इसके अलावा भी प्लान है? ऐसे अच्छा, वो लोग हाथ खड़ा करें जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, 4-5 बन जाए ना, तो जो नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? अच्छा, लेक्चरशिप की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप? अच्छा, इंटरव्यू की तैयारी। और ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं? ठीक है, चल, ऐसे बस मैं एक आइडिया लेना चाह रहा था, तो मैं एग्ज़ाम वाले उस पर ज़्यादा नहीं जाऊंगा। एक तो ये कि वो असफन साहब ने मेरे ख़्याल से उसमें जो बातें करनी थी वो उन्होंने कर दी, तो टाइम का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन के लिए मैं उसमें सिर्फ एक कमेंट डाल के, अगर इंटरव्यू की कुछ लोग तैयारी कर रहे तो इंटरव्यू पे बात करूंगा, और कुछ उसके अलावा बातें। एग्ज़ाम के हवाले से मैं सिर्फ एक बात जो रिपीट करना चाहता हूँ वो याद रखें। अक्सर हमारे तलबा जो है वो दो तरह के आपको स्टूडेंट्स नज़र आते हैं। एक वो होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, और मेहनत के बावजूद ऐसे तलबा है जो समझते हैं कि जो डिज़ायर्ड उनके रिज़ल्ट आने चाहिए वो नहीं आते हैं। अच्छा, कोई 1-2 साल करके फिर वो इसको अपनी किस्मत समझ के, या किस्मत का नाम दे देते, या कहते हैं हमारा IQ लेवल ही इतना है, हमारा जो इंटेलिजेंस का लेवल है वो इतना है, तो हम इस बैरियर को शायद क्रॉस कर ही नहीं सकते। तो ऐसे मैंने बहुत तालिब इल्म देखे हैं अपने दौर में भी, जो बहुत मेहनत करते मुताबिक उनको वो आउटकम और रिज़ल्ट नहीं मिलता था। दूसरे वो कैटेगरी के भी आपको चंद स्टूडेंट नज़र आएंगे जो मेहनत इतनी नहीं करते हैं, लेकिन बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं एग्ज़ाम्स में, हमेशा उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, और उसको हम नाम दे देते हैं कि जी ये या तो बहुत ज़हीन है या खुशकिस्मत है। तो हो सकता है जहानत का जो मौजूदा लिटरेचर है बिल्कुल एक जेनेटिक अपना महदूद किरदार है, लेकिन जीन जो है वो डिटर्मिन नहीं करता कि आप किस हद तक अपने पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। असल तो ये दो कैटेगरीज़ के तालिब इल्म जो है, दोनों की हम डायग्नोसिस गलत करते हैं, और वो जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स है वो इसको अपनी IQ लेवल समझ के 70%, यानी अगर वो समझते हैं कि 90% आना चाहिए, तमाम मेहनत के बावजूद 70% आता है, तो वो उसको एक उसी को लेवल बना के अपना लेवल समझ बैठते। ये वो मैं अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ जो आपके उम्र में हम यूज़ करते थे, या आप में से अभी भी बहुत से लोग करते होंगे। तो पहले तो मैं इस मसले का इलाज बताना चाहता हूँ कि आप भी इन गलतफहमियों का शिकार ना रहे। जो स्टूडेंट्स हार्ड वर्क करते हैं, मेरे नज़दीक कामयाबी की गारंटी जो है वो हार्ड वर्क नहीं है। कामयाबी के लिए
सक्सेस के लिए ये ज़रूरी है, जिसको मैं अपना एक टर्म यूज़ करता हूँ, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में क्या फ़र्क है? हार्ड वर्क जो है, हार्ड वर्क इज़ द नेसेसरी कंडीशन फॉर सक्सेस बट नॉट सफिशेंट कंडीशन। अगर आप में से किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है, ये नेसेसरी और सफिशेंट कंडीशन, यानी सादा अल्फाज में कामयाबी के लिए हार्ड वर्क या मेहनत ज़रूरी है लेकिन काफ़ी नहीं है। यानी इसके बग़ैर कामयाब तो आप नहीं हो सकते, ये तो डन है। लेकिन क्या ये अकेले काफ़ी है? हार्ड वर्क अकेले आपको कामयाबी दिला देगी? ये इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है। तो स्मार्ट वर्क क्या है? स्मार्ट वर्क है हार्ड वर्क प्लस प्लानिंग, हार्ड वर्क प्लस स्ट्रेटिजिक थिंकिंग। अगर आप डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क करते हैं, मैं इसकी मिसालें देना चाहूँगा ताकि आप अपनी स्टूडेंट लाइफ से रिलेट करें। डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क और एक स्मार्ट वर्क में क्या फ़र्क है? डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क, ये मेरे क्लास फेलो होता था, वो एग्ज़ाम से पहले हर बुक का हर चैप्टर 3-3 दफ़ा रिवाइज़ कर चुका होता था। उसकी किताबें पे, हर पेज पे, हर लाइन पे उसके नोट्स, उसकी जो मुश्किल वर्ड्स की उसने लिखी होती थी, मीनिंग्स, लाइनें, लकीरें खींची होती थी एग्ज़ाम में, फिर भी उसके नंबर नहीं आते थे। अब स्मार्ट वर्क वाला क्या करेगा? स्मार्ट वर्क वाली वही बातें जो असफन साहब ने की है, मैं सिर्फ उसको एक नया नाम दे रहा हूँ, बातें वही है। नंबर 1 है प्लानिंग। प्लानिंग जो उन्होंने बताया बिल्कुल एग्जैक्ट, ये इसको हम कहते हैं रिवर्स प्लानिंग। यानी अगर आज हम बैठे हैं सितंबर 2019, आपने टारगेट बना लिया लेट्स से कि आपने अगला CSS का एग्ज़ाम देना है, वो है जनवरी 2021 में, आपके पास 5 से 6 महीने हैं। तो रिवर्स प्लानिंग ये कि उस डेट से जब तक आपका एग्ज़ाम है लेके अभी तक जो सिलेबस आपको कवर करना है, आप मंथली, वीकली, डेली अपने टास्क्स और आउटपुट्स कि ये चैप्टर्स इस वीक तक कवर होने चाहिए। और ये पता है क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है, आप में से किसी ने कभी अगर हाइकिंग की हो, हाइकिंग में क्या होता है, जब आप किसी बड़े पहाड़ पे आपने चढ़ना हो, जब आप शुरू में उसको देखते हैं आप बड़े परेशान हो जाते हैं कि ये इतनी ऊंचाई है, आपका दिल जो है बैठ जाता है कि ये मुश्किल काम है। अच्छा, अगर आप ये नोट करें और आप इसको वैसे प्रैक्टिकली ये करके देखें, आपको ये समझ आएगी। हाइकिंग करते करते आप अगर गपशप में दोस्तों के साथ लगे हैं या कहीं और फोकस्ड है, आधे घंटे में यू वॉन्ट रियलाइज़ कि आप कितना फासला तय कर चुके हैं। और आप जब टॉप पे पहुंचते बड़े आराम से, क्योंकि हाइकिंग के दौरान आपका इमीडिएट फोकस होता है अपना नेक्स्ट स्टेप। जब आप नेक्स्ट स्टेप पे फोकस करते चलते हैं, आप घंटे 2 में बहुत ऊपर पहुंच जाते हैं एंड आपको खुद भी यकीन नहीं आ रहा होता बाज़ औक़ात कि ये तो इतना मुश्किल नहीं था। ये रिवर्स प्लानिंग जो असफन साहब ने बताया, इसका फ़ायदा ये है कि जब आप इतना बड़ा सिलेबस देखते हैं आप घबरा जाते हैं। अच्छा, आप मेहनत भी कर रहे होते हैं, मेहनत को आगे बढ़ाने के लिए ये ज़रूरी है कि सेंस ऑफ प्रोग्रेस हो, आप मेजर कर सके कि आप ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं। चूँकि जिसने असफन साहब वाली प्लानिंग नहीं की होती, वो क्या करते हैं, 1 महीना बहुत मेहनत करते हैं, 1 महीने के बाद उनके पास कोई आइडिया नहीं है कि वो अपने मंजिल के कितने करीब है, कितने दूर है। यानी अगर तैयारी 20% हुई है, वो आपको नहीं बता सकते, क्योंकि अच्छा उससे क्या होता है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, आप घबरा जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं कि इतना सिलेबस है, पता नहीं मैं कवर कर लूँगा नहीं कर लूँगा। वो जो मोटिवेशन है वो कमज़ोर हो जाती है। फिर उसके मुताबिक चलते तो आपको इस बात की परेशानी नहीं होनी चाहिए कि मैं पता नहीं जनवरी तक कर लूँगा। एज लॉन्ग एज आप डेली और वीकली टारगेट अचीव कर रहे हैं, रेस्ट अश्योर्ड कि आप जनवरी में अपने मंजिल तक पहुँच जाएंगे। इसलिए और ये सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन और प्रोग्रेस जो है ये बहुत ज़रूरी है आपको अगले हफ्ते फिर उसी मोटिवेशन के साथ काम पे बिठाने के लिए। तो एक तो मैं सिर्फ इसको एम्फसाइज़ करना चाह रहा था, ये बात असफन साहब ने की, लेकिन इसकी आपके लिए अहमियत क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये हर कोई आपको शायद बताए, लेकिन अक्सर स्टूडेंट को समझ नहीं आती कि ये कोई मामूली सी बात है। तो ये अब हार्ड वर्किंग स्टूडेंट और स्मार्ट वर्क वाले में फ़र्क क्या था, ये मैंने एक मिसाल दी। दूसरी मिसाल आप ये नोट करें, मेरा क्लास फेलो था जिसकी मैं मिसाल देता था, वो 3-3 दफ़ा बुक रिवाइज़ करता था। हम में से ऐसे थे जो साल में शायद 1 दफ़ा एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करते थे, लेकिन फ़र्क क्या था, हम 5 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाते थे, नोट्स बनाते थे हेडिंग्स के साथ, ताकि आखिरी दिन 3 घंटे 4 घंटे में कवर करने का मौका मिले। अगेन ये बातें असफन साहब ने आपसे की। वो जो हार्ड वर्क कर रहा था लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं कर रहा था, उसने क्या, किताब 3 दफ़ा पढ़ी लेकिन नोट्स नहीं बनाए। आखिरी दिन भी लकीरों को देख के
कि यहाँ से लेके यहाँ तक और उस माइंडसेट से बैठा है। आप जितने मर्ज़ी आपने मेहनत की हो, लास्ट डे जो है आपके पास इतना टाइम नहीं होता। तो वो अब ये एक अप्रोच है, नोट्स बनाना स्मार्ट वर्क की है, प्लानिंग जो है वो स्मार्ट वर्क का कंपोनेंट है। तो डायरेक्शन लेस हार्ड वर्क या हार्ड वर्क विदाउट प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है वो आपको कामयाबी तक नहीं ले जाता। अच्छा, इसी तरह पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड, ये जो हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है जो इसको अपनी किस्मत समझ बैठते हैं, अक्सर क्या गलती करते हैं, मैंने अपने दोस्त देखे हैं। अच्छा, मेहनत बिल्कुल किया और उसमें कंटेंट भी है, सिर्फ छोटी सी गलतियाँ, मिसाल पेपर अटेम्प्ट करने का मेथड नहीं आता, एक सवाल आपने शुरू किया है, वो मोनोटोनस सवाल है, जवाब लिखने पहले लाइन से लेकर आखिरी लाइन तक ना उसमें कोई हेडिंग है, ना उसमें कोई आप एग्जामिनर के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं कि ये मैं इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ये मैं फंक्शंस बता रहा हूँ और ये मैं क्रिटिकल एनालिसिस अपनी कोई कमेंट्स दे रहा हूँ। आपका इंट्रोडक्शन से लेके जो बहुत ही ज़्यादा कोई मेहनत कर लेता है, डेफिनेशन की शायद हेडिंग दे दे, उसके बाद एक सीक्वेंस से सब कुछ चल रहा है। जो मर्ज़ी आप बहुत अच्छा कंटेंट लेके, याद रखें जब आपके पेपर्स चेक हो रहे होते हैं, हज़ारों की तादाद में पेपर्स चेक हो रहे हैं, आपके कंटेंट देखने का बहुत टाइम नहीं है एग्जामिनर के पास। आप पे जिम्मेदारी आयद होती है कि आप उसको फैसिलिटेट करें, और वो फैसिलिटेट ऐसे होगा कि आप हेडिंग्स दे, आप लेबलिंग अच्छी करें, आप प्रेजेंटेशन ठीक करें। तो ये मैंने बहुत से ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो बहुत मेहनत की है, कंटेंट भी ठीक है, एक कलम से, यानी वो पेन भी है कि कोई मार्कर या उसका इस्तेमाल नहीं है, वो एंड से लेके आखिर तक उसी में सारे सवालात हुए, कंटेंट ठीक है, फिर भी जो 80 और 70 मार्क्स का डिफरेंस है वो इन चीज़ों से आता है। और वो इसको अपनी किस्मत समझ बैठता है कि ये किस्मत नहीं, हालांकि ये 10 to 20 मार्क्स के ये डिफरेंसेस, ये बहुत माइनर चीज़ों से अगर आप ठीक कर ले ये हो सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं करते हैं। हम बजाय अपने उसका डायग्नोज करें कि जी अगर मेरे 80 मार्क्स बनते थे 70 आए, वो क्यों आए, तो आप देखिए कि वो 80 और 90 वाले के उसने क्या किया हुआ है। अक्सर औकात आपको यही डिफरेंस नज़र आएगा कि पेपर का अटैम्प्ट का मेथड, जो आपका आंसर शीट है उसको, जवाबात को आपने स्ट्रक्चर कैसे किया है, बजाय के इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक सब एक पेन से विदाउट एनी हेडिंग, और आप एक ही पैराग्राफ में ये सब कुछ चला रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं बता रहा हूँ कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क में डिफरेंस क्या है, और कामयाबी जो है वो स्मार्ट वर्क से आएगी। वो हार्ड वर्क आपको नाकामी से बचा सकता है, लेकिन जिस लेवल की कामयाबी आप डिज़र्व करते हैं वो हार्ड वर्क अकेले आपको नहीं पहुंचा सकता, हार्ड वर्क के साथ प्लानिंग और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो ये तो एग्ज़ाम साइड वाली बातें होगी, मैंने वही बातें जो असफन साहब ने की उन पे एक मज़ीद अपने कमेंट दिए। अब मैं आप में से कुछ लोग अगर इंटरव्यू की तैयारी भी कर रहे हैं, इंटरव्यू के लिए हमारे एक उस्ताद थे, अपने साल उन्होंने पाकिस्तान में CSS टॉप किया, तो हमने उनको एक फेयरवेल दिया और जाते जाते हमने उनसे पूछा कि हमें कोई ऐसी बात बताइए, जो ऐसी टिप दे जो हमें भी ज़िंदगी में कभी काम आए। तो उन्होंने एक बात बताई और उसके बाद मैं तो ख़ुद कम से कम 2-3 दफ़ा उसको इस्तेमाल कर चुका और मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ है, तो मैं आपसे भी शेयर करना चाहूँगा। बलूचिस्तान में मुझे नहीं पता अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इंटरव्यूज़ किस तरह होते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी शायद काम आए, उससे हट के भी आपको बहुत काम आ सकता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में जो उन्होंने हमें काम की बात बताई, जिस पे मैंने ख़ुद अमल किया हुआ है, वो एक ये बात याद रखिए, जिस भी इंटरव्यू के लिए आप जाएंगे, चाहे वो जॉब इंटरव्यू है, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है, कोई स्कॉलरशिप का इंटरव्यू है, प्राइवेट सेक्टर में आप किसी जॉब के लिए जा रहे हैं, लेक्चररशिप का इंटरव्यू है, आपका पहले से कोई CV, कोई एप्लीकेशन जो पैनलिस्ट्स है उनके सामने से पड़ा हुआ है। यानी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में है तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप किस इलाके से हैं, आपने मास्टर्स, MS, BA किस में किया हुआ है, और आपने किस जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास है। तो इसमें ज़रूर याद रखें 1-2 कोर एरियाज़ आपके पहले से, आपको भी आइडिया होता है कि इसमें से सवालात पूछे जाएंगे और वो भी तैयार होते हैं कि आपसे उसी में सवालात पूछे। मिसाल के तौर पर आप में से अगर किसी ने मास्टर्स इकोनॉमिक्स में किया हुआ है, किसी ने किसी और सब्जेक्ट में किया हुआ है और आप उसके लिए जा रहे हैं, तो मोस्ट लाइकली कि आपका जो भी डिसिप्लिन है उसके अंदर आपसे सवालात पूछे जाएं।
या अगर स्कॉलरशिप्स की केस में होता है आप कभी पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह साथ देते हैं, उसमें आप अपनी इंटरेस्ट शो करते हैं, तो एक या दो कोर एरियाज़ ऐसे होंगे जिसमें से आपको पता होगा कि इसमें से सवाल करेंगे, और वो कोर एरियाज़ वही होंगे, वेकेशन होगी या आपने लिखा होगा कि इसमें आपको कोई बहुत बड़ी स्पेशलाइजेशन है या आपकी दिलचस्पी है। अब करना आपने क्या है, वो जो आपका कोर एरिया है उसमें इतना पढ़ें, इतनी मेहनत करें कि जब इंटरव्यू में वो मौका आपके पास आएगा, बेसिकली वो दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू टेक कंट्रोल ऑफ द इंटरव्यू। इंटरव्यू में 4-5 पैनलिस्ट है, किसी ने इस्लामियात में एमए किया हुआ है, किसी ने बायोलॉजी में किया हुआ है, किसी ने इकोनॉमिक्स में किया हुआ है। अगर आप ड्राइविंग सीट पे पैनलिस्ट को ही बैठने देंगे, वो ज़ाहिरी बात है अपने अपने एरिया में से आपसे सवाल करेंगे, और जब भी वो अपने स्ट्रेंथ्स में से आपसे सवाल पूछेंगे, यू विल बी ऑन वीकर फुटिंग। आपको मुकाबला करना आसान नहीं होगा, जवाब देना आसान नहीं होगा। आपका स्ट्रेटजी आपकी ये होनी चाहिए कि आप उनको अपने टर्फ पे लेके आएँ, और अपने टर्फ पे लाने के लिए अगर आप इंगेज रखेंगे, उनके पास अपने स्ट्रेंथ्स में से सवालात करने का मौका कम बचेगा। तो बहुत सारे, क्योंकि मैं स्कॉलरशिप्स, कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स और एक रेंज ऑफ उसके लिए बता रहा हूँ, तो मैं थोड़ी सी इसको ओपन यानी जनरल बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरे पास प्रैक्टिकल इसके एक्सपीरियंसेस है। मसलन ऐसे भी इंटरव्यूज़ मैंने देखे जिसमें वो अच्छे खासे कैंडिडेट से सवाल पूछते हैं, लेट्स से लीडरशिप स्किल्स टेस्ट करने के लिए, कि आपको अगर हम एक प्राइमरी स्कूल का हेड टीचर बना दे तो आप पहले 3 क्या इकदाम उठाएंगे। अच्छा, ऐसे भी साइकोलॉजिकल उसके लिए कि जी आपने शादी क्यों नहीं की, आप सिगरेट क्यों नहीं पीते या सिगरेट पीनी चाहिए, इस तरह के सवालात भी होते हैं। अच्छा, दूसरे जनरल वेग सवालात जिनका जवाब कोई साइंटिफिक जवाब ना हमारे पास था ना अब भी किसी के पास है, वो जनरल कि जी आपको क्यों ले लें, आप ऐसा क्यों करें। अब इस तरह के जवाबात या इस तरह के सवालात के लिए मौका तब ज़्यादा मिलता है जब आप इंटरव्यू की ड्राइविंग सीट उनके हाथ में दे देते हैं। ड्राइविंग सीट पे आपने कैसे बैठना है, ड्राइविंग सीट पे ये है, हर इंटरव्यू में पहले 4-3 सवाल में से वो जो आपका कोर एरिया है वो सवाल ज़रूर पूछेंगे। 2 काम आपने करने हैं। नंबर 1, अगर आपने उस पर बहुत अच्छी तैयारी की हो तो आपके जवाब में वो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर्स आप तैयार करें। कोई ऐसा भी ना हो कि वो स्कूल दौर में एक हमारा दोस्त होता था, तो वो सवाल ज़ाहिरी बात है आपको बुक में कोई चीज़ लिखी होती है, लेकिन उसका तो किसी भी एस्पेक्ट से क्रिटिकल एलिमेंट उससे सवाल आ सकता है, तो वो सवाल नहीं पढ़ता था, वो उसमें से वो कोर वर्ड देख लेता था, बस लिखना शुरू कर देता था। तो आप ऐसा भी ना हो कि वो कोई यानी जो आपके माइंड में कोर वर्ड है वो आपने सवाल में सुन लिया, आप बताना शुरू करें, नहीं, उनसे सुने कि वो क्या कह रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव जवाब वो है जो जिसमें उस फील्ड में आपकी गिरफ्त और कमांड को शो करे। नंबर 2, नुआंस उसमें होना चाहिए, उसमें क्रिटिकल एनालिसिस होना चाहिए, उसमें आप ब्लैक एंड वाइट में, याद रखें इंटरव्यू में ब्लैक एंड वाइट में जवाबात नहीं देने कि बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रूथ है मेरी ये बात और ये बिल्कुल जो है गलत है, ये बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी उसमें ग्रे एरिया पे भी टच करे, थोड़ा सा उसमें लचक दिखाए कि ये बात इस तरह हो सकती है लेकिन मेरी राय ये है। अच्छा, दूसरा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का हमारा तरीक़ाकार बहुत गलत है। हम तो हमारे उसमें आमादी है कि जी आपकी बात गलत है, नहीं आपको नहीं पता, मैं बताता हूँ। इसकी बजाय ये, मसलन यूके में जब मैं पढ़ता था, 6 महीने बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि जब गोरा आपको कहता है कि योर पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, तो वो एक्चुअली आपसे डिसएग्री कर रहा होता है। जबकि हमारे यहाँ इंटरेस्टिंग का उर्दू में मतलब दिलचस्प है, तो दिलचस्प एक पॉजिटिव एडजेक्टिव था मेरे लिए कि दिलचस्प का मतलब वो इंडोर्स कर रहा है। तो 6 महीने बाद मुझे पता चला कि ये तो जो सारी मैं खुशफहमी में मुब्तला था, सो वो क्या कहेंगे कि योर पॉइंट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेकिन मेरी राय ये है, यानी ये उनका तरीक़ाकार का उसका तरीक़ाकार इख्तलाफ राय का। तो हम कहते हैं कि नहीं आप गलत है, तुम गलत हो, ये वो। तो एक दूसरा अगर आपसे वो आर्ग्यू करे, अपनी जो आर्गूमेंट है, अगर आप एग्री भी करें डिसएग्री भी करें, उसको एक स्टाइल रखे, बजाय ये कि नहीं आप गलत कह रहे हैं मैं ठीक कह रहा हूँ, या आपने एक बात कर दी वो आगे से आपको क्वेश्चन कर रहे हैं, आप बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट पॉइंट पे एग्री हो गए कि जी सर आप ठीक कह रहे हैं। तो थोड़ी सी अपने क्रिटिकल थिंकिंग उसमें शो करें, जामे जवाब दें, और कोशिश करें कि अगर
और वो तब हो सकता है जब आप उस फील्ड में स्टडी करें, अपने उस एरिया में थोड़े से अपने सवाल में ही अगला सवाल का उनको मौका दें। यानी जो उन्होंने आपसे पूछा है उसका जवाब दे, उसमें कोई क्रिटिकल एंगल ऐसा ज़रूर टच करके अपना जवाब ख़त्म करे ताकि वो अगला सवाल इसी में से करें। इंटरेस्टिंग जवाबात, शॉर्ट जवाबात, अगर थियोरेटिकल या कोई वो डिबेट है, एक तो ये कि फैक्चुअल बात हो कि जी कौन कब पैदा हुआ, तो इस तरह की बातें नहीं। अगर कोई ऐसी सब्जेक्टिव किस्म के वो हो, मुख्तसर या शॉर्ट जवाबात नहीं कि 2 लाइन में आपने जवाब दे दिया, एक प्रॉपर कुछ जुमलों में आपने जवाब दे दें। कोशिश करें जवाब में ही उनके लिए सवाल छोड़ें। और अगर आप अपने उस एरिया में तैयारी करेंगे, मैं मिसाल एक स्पेसिफिक मिसाल देना चाहूँगा। कोई आवारान से है, कोई मकरान से है, उसने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया और वो किसी इंटरव्यू में आया और उसको बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे कोई समझ नहीं है, तो वो मतलब यू शुड बी फुली प्रिपेयर्ड। अगर आप आवारान से है, आप तुर्बत से है, तो बलूचिस्तान कॉन्फ्लिक्ट पे आपसे सवाल होगा, आप शायद जिस भी इंटरव्यू में बैठेंगे। अच्छा, उस ज़रूरी नहीं है कि आप उसमें कोई, आपको इतना पता होना चाहिए कि उस कॉन्फ्लिक्ट पे मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स क्या है, आपको उनकी गिरफ्त होनी चाहिए, उसको बेहतर आर्टिकुलेट करे। और उसमें यह नहीं कि आप कोई हार्ड लाइन ले ले कि वो फलां वाला जो है उसकी बात ठीक है बाकी सब गलत है। इसमें थोड़ी सी लचक रखें कि ये राय है और अपनी इंक्लिनेशन आप शो कर सकते हैं कि मेरी राय, और उसमें आप कोशिश करें क्योंकि इस तरह के इंटरव्यूज़ में अपना बैलेंस एक रखें। अच्छा, आप अगर बलूचिस्तान से है और आपने इकनॉमिक्स में मास्टर्स किया और आपको सीपेक, इकनॉमिक डेवलपमेंट या इनका नहीं पता, या आपने सरसरी बातें सुनी हुई है, तो इस तरह की चीज़ें, यानी ये आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये सवालात होने हैं, तो उन पे अच्छी तैयारी करके आया करें। ये इंटरव्यू के लिए अगर आप ये कर जाते हैं, उसका क्या होगा, और अपने सवालात में दिलचस्प जवाबात देते हैं, वो मज़ीद इंटरेस्ट होंगे, वो आपसे इसी में और सवाल पूछेंगे, और यू वॉन्ट रियलाइज़ कि 30-40 मिनट जो है वो उस एरिया में से आपसे सवालात करते जाएंगे जिसमें आपकी कमांड है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो वो फिर अपने एरियाज़ में से जो उनकी स्ट्रेंथ है उसमें से सवालात करेंगे जो आपके लिए नुकसानदेह है। ये आखिरी मैं एक और एस्पेक्ट पे भी सिर्फ बात करना चाह रहा था, वो मैं मुख्तसर आपके साथ शेयर करूँगा, जिस पे खुनज़ादा साहब, ये तो एग्ज़ाम्स और तैयारियों के हवाले से है, वो ये है कि कामयाबी या अच्छा इंसान बनना क्या है। तो मैं अपने तजर्बे से एक चीज़ आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। आप अभी स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल लाइफ में अभी आपने एंटर होना है, इस स्टेज पे ज़ाहिर बात है आपकी सबसे बड़ी तरजीह जो है वो एक प्रोफेशनल जो आपकी अचीवमेंट्स है या ऑब्जेक्टिव्स है उनको अचीव करना है। मेरे और असफन साहब जैसे बड़े आसानी से हम आपको कह देते हैं कि अच्छा इंसान बने, बाकी सब कुछ खैर है, लेकिन हम भी जब इस दौर में थे तो बंदा कहता है कि यार कोई प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स हासिल करेंगे तो अच्छे इंसान भी बन जाएंगे। लेकिन अच्छा इंसान कैसे बनते हैं, मैं अगर अपनी लाइफ से सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अल्लाह ताला ने बहुत सारी कामयाबियाँ दी है, ऐसी कामयाबियाँ जो मतलब मेरे ख्वाब ख्याल में भी नहीं थी। और आज जब मैं पीछे देखता हूँ अपने उस सफ़र पे, तो वो कामयाबी में से कोई भी अगर आप मुझसे पूछे कि मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है वाली, कोई भी उसको मैं अपनी अचीवमेंट नहीं समझता। अचीवमेंट्स क्या यही होती है कि जी CSS एग्ज़ाम कर लिया, किसी ने स्कॉलरशिप ले ली, किसी का अच्छी जगह दाखिला हो गया, अच्छी नौकरी मिल गई, यही प्रोफेशनल लाइफ के, शादी कर ली, यही सारे वो होते हैं। तो उस हवाले से आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मुझे बहुत सारी जो मैं चाहता था उससे ज़्यादा मिली है। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तो उसको किसी को भी मैं कामयाबी, असल कामयाबी नहीं समझता। असल कामयाबी मेरे हिसाब से, और वो अच्छा इंसान बनना एक फैशनेबल टर्म बन गया और हम कहते हैं बड़ी आसानी से, लेकिन उस पर अमल करना बहुत मुश्किल काम है। तो उसके लिए एक टिप मैं ज़रूर देना चाहूँगा, वो है अच्छा इंसान बनने के लिए या ज़िंदगी का मुश्किल तरीन काम मेरे हिसाब से ये CSS, PCS, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये सब अचीव कर लेंगे आप। 5-10 साल बाद आप भी इधर खड़े होंगे, लेक्चर दे रहे होंगे। तो ये मैं कोई ऐसी अनरियलिस्टिक बात नहीं कर रहा, ये सब कोई ना कोई, और अगर आप इस वाले एग्ज़ाम में नहीं होते, आप अगले में हो जाएंगे, कुछ और कहीं ना कहीं आप सेटल हो जाएंगे। ये वाले गोल, ये इतने मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल काम, दुनिया का मुश्किल तरीन काम मेरे नज़दीक ये है अनलर्निंग, कि सीखे हुए को, जो सीखा है आपने, उसको
अनलर्न करना। और अनलर्न करना क्यों ज़रूरी है? अनलर्न करना इसलिए ज़रूरी है कि हम बतौर इंसान, हमारी बुनियादी और पहली शनाख्त इंसान की है। जब हम इस मुआशरे में बड़े होते हैं, हम साथ साथ गलत सही आइडियाज़, ख़यालात और आदात अपनाते हैं समाज से, मुआशरे से। उन ख़यालात और आइडियाज़ को जितने हम बड़े होते जाते हैं, वो उनको हम अल्टीमेट ट्रूथ समझने लगते हैं और फिर उन पे बड़े एतमाद और उसके साथ हम डटे रहते हैं। मैं अगर अपनी बात करूं, मेरे बहुत सारे ख़यालात, मुझे पिछले 10 साल के कोई भी समाजी और सियासी ख़यालात आज वही नहीं है। तो ये चेंज होते रहते हैं और होने चाहिए, लेकिन होते कैसे हैं? अच्छा इंसान बनने के लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ये सलाहियत पैदा करें कि आपने जो कुछ सीखा हुआ है मुआशरे से, जब ज़रूरत पड़े आप उसको अनलर्न कर सकते हैं। अनलर्न करना मेरे नज़दीक दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैं इसकी स्पेसिफ़िक मिसाल देना चाहूँगा ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए। हम बतौर मर्द होना एक आइडेंटिटी है हमारी। यहाँ पे लड़कियाँ और ख़वातीन भी बैठी हैं। अच्छा, अब ये जो जेंडर है, मेल और फीमेल, कोई हमें किताबों में नहीं पढ़ाया गया। हम जैसे ही बड़े होते घर में, मुआशरा, समाज एक मेल जेंडर का एक पूरी उसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिस हमारे जहनों में बैठ जाती है और हम समाज से सीखते हैं। अगर कोई लड़की है, वो भी उसी तरह समाज से ये सीखती जाती है। अब समाज क्या करता है? समाज, याद रखे, जो भी इधर सिस्टम है वो ताकतवर की बालादस्ती पे कायम है। जिसके पास ताकत है उसी को, यानी सच, हक, इंसाफ, तारीख, सब इधर ताकतवर ने डिफाइन किए हुए हैं। तो ताकतवर किसी भी रिलेशन में, चाहे वो पावर, पॉलिटिकल पावर की सेंस में, वो सोशल पावर की सेंस में। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपने गांव से, ख़ास तौर पर जब हम निकल आते हैं तो हम रियलाइज़ करते हैं कि यार हमारी बहनों का भी तो हक है, उनके साथ हम क्या ट्रीट करते हैं। और हम ये रियलाइज़ भी कर लेते हैं, लेकिन घर जाके हम करते वही है जो चलता आ रहा है। अच्छा, वो इसलिए कि क्योंकि अभी तक हमने वो रूट कॉज, वो अनलर्न करना जो बहुत मुश्किल काम है। अनलर्न के लिए बस सिर्फ एक आखिरी बात याद रखें, अनलर्न करने के लिए जहाँ पे बहुत सारे काम है कि आप, अगर आपका सख्त तरीन भी मुखालिफ है किसी भी हवाले से, चाहे वो समाज हो, सियासत हो, मईशत हो, उस पर आप उसकी राय से इत्तेफाक नहीं करते, नंबर 1 सुन ज़रूर लिया करें कि वो क्या कह रहे हैं। नंबर 2, अपनी राय देने में अपनी राय ज़रूर दें, इख्तलाफ राय का तरीक़ाकार शाइस्ता रखें। नंबर 3, अपनी किसी भी बात को कभी भी अल्टीमेट ट्रूथ मत समझें। जिस तरह मैंने कहा, मेरी 10 साल की पहली हर बात जब मैं आज याद करता हूँ, मैं आज उस पर नहीं कायम, क्योंकि ये जो इल्म का समंदर है ये इतना गहरा है कि जितना आप पढ़ते जाएंगे आपको अपनी लाइल्मी का अंदाज़ा होता जाएगा। तो तीसरा कि डटना नहीं कि बिल्कुल अल्टीमेट ट्रूथ यही है, थोड़ा सा स्पेस रखिए कि हो सकता है मेरी बात गलत हो। 14, प्रिविलेज का एक कॉन्सेप्ट है, उसको समझे। प्रिविलेज का मतलब है अनअर्न्ड बेनिफिट्स। अनअर्न्ड बेनिफिट वो प्रिविलेज, वो मराआत, वो फ़ायदे जो आप लेते हैं लेकिन उसमें आपका कोई कमाल नहीं है। मैं आपको उसकी मिसाल दूंगा। मैं और मेरी बहन, मैं यूनिवर्सिटी या स्कूल से आया हूँ, या मेरे घर में 2 भतीजे, उनकी मतलब डेली बेसिस पे ये हो रहा है, दोनों स्कूल जाते हैं। मेरी भतीजी भी 8वीं क्लास में है और मेरा भतीजा भी वो 8वीं या 7वीं उसी क्लास में है। अच्छा खासा मोटा ताज़ा बंदा है। अच्छा, जब स्कूल से आते हैं तो वो खाना भी वो जो मेरी भतीजी वो बना के देती है, हालांकि दोनों स्कूल गए हैं। अच्छा, फिर रात को जब मर्द हजरात आते हैं तो मेरे भतीजे से एक्सपेक्टेशन है नहीं है कि वो खाना, वो सो जाता है, वो मेरी भतीजी से है कि वो खाना क्यों लगाने में उसने हेल्प नहीं की। अब इसमें समझना क्या है, ये जो मैं नाम लेता हूँ राहील, जो मेरा भतीजा है, अब राहील और उस लड़की में ये जो मरात में फ़र्क है, इसमें राहील का क्या कमाल है? यानी ये अनअर्न्ड बेनिफिट्स है ना, ये तो उसने कोई मेहनत नहीं की इसके लिए। एक तो चलो ये वो घर में कोई पढ़ा लिखा बच्चा
जो बहुत मेहनत करते हैं उसको घर वाले स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं, वो फिर भी अर्नड बेनिफिट्स है। तो वो तो लड़की भी हो सकती है। अगर कोई लड़की बहुत मेहनत करती है और उसके घर वाले जो है उसको स्पेशल ट्रीट करते हैं, उसको पैसे भी ज़्यादा देते हैं, उसको ट्रिप्स पे ले जाते हैं, उसके लिए तोहफे भी ज़्यादा आते हैं, तो वो तो अर्नड बेनिफिट है। यानी आपकी किसी परफॉर्मेंस या मेहनत के रिवॉर्ड में आपको कोई चीज़ मिल रही है। हमारे वो जो राहील जो बेनिफिट्स एंजॉय करे कि खाना उसको सर्व नहीं करना, पानी खाना तैयार मिलता है, इसमें उसका तो कोई कमाल नहीं है। इसको कहते हैं प्रिविलेज। प्रिविलेज दुनिया की तकसीमों का सबसे बड़ा सोर्स है। आप में से कोई, आप मुसलमान ख़ानदानों में हम सब पैदा हुए हैं, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है, ये तो बाई चांस है, लक है ना। बाई चांस हम मुसलमान घराने में पैदा, हमने चूज़ तो नहीं किए ये। अब अगर हम उस मुसलमान होना, वो जो ये एक प्रिविलेज है, इसमें हमारा ज़्यादा अपना कोई कमाल नहीं है। आप में से कोई अवारान, कोई लाहौर, कोई इस्लामाबाद में पैदा हुआ है, कोई अमीर, कोई गरीब घराने में पैदा हुआ है, कोई असफन साहब के घर पैदा हुआ है, कोई अखुंज़ादा साहब के घर पैदा हुआ है। इन सब डिसीजन में उस इंडिविजुअल का अपना कोई कमाल नहीं है, लेकिन ये डिसीजंस आपकी ज़िंदगी बदल देते हैं। आपका द मेयर फैक्ट कि आप अवारान में पैदा हुए हैं, आपकी लाइफ की ट्रेजेक्ट्री जो लाहौर में पैदा हुआ उससे बड़ी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आप किस स्कूल जाएंगे, आपके दोस्त कैसे होंगे, क्या ज़ुबान अपनाएंगे, रियासत के साथ ताल्लुक़ कैसे होगा, एक सिंगल फैक्टर चांस जो लॉटरी है वो तयन करती है कि आपका मुस्तकबिल क्या होगा। और हम क्या करते हैं, हम ये जो अनअर्न्ड बेनिफिट से इसको अपना कमाल समझने लगते हैं कि जी मैं मर्द हूँ तो ये तो मेरा हक है। आप रोटी ज़ाहिरी बात है, वो कहते हैं कि लड़की को क्या आप नहीं सर्व करनी है, वो इसको अपना हक समझने लगते हैं। क्लास में मैं पढ़ा रहा था एक दिन, तो कोई रूरल एरियाज़ का ब्यूटन में एक बच्चा आया था, अभी वो 3rd ईयर में था, और उसकी अंग्रेज़ी इतनी शानदार नहीं थी, वो कोई गांव के स्कूल से आया था, जो क्वेटा का एक स्मार्ट अच्छी टाई लगा के हेयर कट करके वो उसका मजाक उड़ा रहा था उसकी अंग्रेज़ी का। तो मैंने एक एक्सरसाइज की, मैंने सबको एक लाइन में खड़ा किया कि आप सारे इधर आ जाएं। मैं उसको वैसे समझाता, उसको यकीन नहीं आता। एक लाइन में खड़ा किया सबको, मैंने कहा आप सब बराबर है, आप एक रेस लगाएं, तो रेस में जो जीतेगा उसके लिए 100 रुपये का इनाम है। अच्छा, वो रेस हर कोई अपनी भागदौड़ कर रहा है। फिर उसके बाद मैंने ऐसा किया कि 5-6 स्टूडेंट्स को कोई 15-20 कदम आगे खड़ा किया और बाकी को के पीछे क्या रेस लगाएं, जो जीतेगा उसके लिए इनाम उससे ज़्यादा कर दिया। तो वो पिछले स्टूडेंट्स हैं कि ये तो ज़्यादती है, मसलन जो आगे वाले ज़ाहिर बात है वही जीतेंगे, तो ये आप इंसाफ नहीं कर रहे, ये आप मेरिट को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मैंने कहा अच्छा फिर मेरिट क्यों, वो आगे खड़ा है। तो फिर मैंने कहा अच्छा चले आप एक लाइन में है। तो मैंने कहा कि जिसके माँ बाप दोनों मास्टर्स पास है वो एक कदम आगे आ जाए। जो मैं सवालात पूछता, जिसका फादर गवर्नमेंट ऑफिसर है वो ग्रेड 17 एंड अबव, वो एक कदम आगे आ जाए। जिसने अपनी प्राइमरी स्कूलिंग किसी प्राइवेट स्कूल से की है वो एक कदम आगे आ जाए। जो क्वेटा सिटी में पैदा हुआ है वो एक कदम आगे आ जाए। जो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये भी एक प्रिविलेज है, जो सुन्नी मुसलमान है वो एक कदम आगे आ जाए। ये करके एंड पे पता चला कि कुछ लोग बिल्कुल, और वो जो सारे स्मार्ट हेयर कट वाले थे वो फ्रंट में खड़े थे, और वो जो गांव से अक्सर गरीब बैकग्राउंड के थे वो अभी तक वही खड़े थे। यानी ये जो 7-8 सवाल मैंने पूछे ये मुख्तलिफ प्रिविलेजेस में बता रहा था। तो वो अनप्रिविलेज जो थे वो पीछे खड़े थे। तो फिर मैंने उसको बुलाया कि मेरे भाई ज़िंदगी की रेस तुमने इससे इतने कदम आगे शुरू किया है। अच्छा, ये इसकी हिम्मत है कि ये पीछे से स्टार्ट लेने के बावजूद आज क्लास में तुम्हारे साथ बैठा है, वरना तो ज़िंदगी की ये रेस तुम देखो ना, ये सारे कदम, इसका मतलब ये फेयर तो नहीं हुआ। और ये जो शहर के हम जैसे जिनको थोड़ा बहुत किसी अच्छे इदारे में पढ़ने का मौका मिलता है, गरीब या उस पर फिर मेरिट और इसकी बातें करते, तो मेरिट तो ये कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है। अगर किसी ने LGS और ग्रामर स्कूल से पढ़ा और एक ने गांव के उससे पढ़ा तो ये तो मेरिट ना हुआ, ये तो वो स्टैंडर्ड ना हुआ। तो खैर ये प्रिविलेज है। ये जो 7-8 सवाल है ये वो प्रिविलेज है। तो अच्छे इंसान बनने के लिए अपने प्रिविलेज को जानिए और उस प्रिविलेज को अपना हक, अपनी कमाल समझने की बजाय अपने आप को बस खुशकिस्मत समझे कि आप मर्द पैदा हुए हैं
अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि आप लाहौर, क्वेटा या किसी शहर में पैदा हुए, किसी अच्छे खाते पीते घराने में, बजाय कि आवारान या डेरा बुगटी के किसी गांव में पैदा हुए। तो इसलिए थोड़ी सी उससे क्या होगा, बतौर इंसान आजिज़ी आ जाएगी। आप रियलाइज़ करेंगे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ये अपॉर्चुनिटीज़ जो आपको मिली है, अगर वो आवारान वाले को मिलती शायद आपसे ज़्यादा आगे चला गया होता। तो सॉरी मेरी बात लंबी हो गई। इस नोट के साथ मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और डॉक्टर साहब को ये तजवीज़ देना चाहता हूँ, हम अपनी तरफ से आपको जो सपोर्ट कर सकेंगे वो तो करते रहेंगे। एक आइडिया ये है कि अगर आपके पास इधर पढ़ने वाले तलबा अक्सर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो दो ऑप्शंस आपके पास है जिसमें हम जैसे लोग अपनी कोई कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। या तो आप महीने में कोई 1 या 2 क्लासेस रखें, लेट्स से असफन साहब जैसे लोगों को बुलाए, तो महीने में 1-2 ताकि बर्डन ना रहे। या तो वो फ्री क्लासेस रखें इनके एग्ज़ाम्स के हवाले से, या नॉमिनल फ़ी रखें, चार्ज करें और उसको लाइब्रेरी के मेंटेनेंस के लिए डिवोट करें। हम अपनी सर्विसेज हाजिर करते हैं। महीने में 1-2 अगर इस तरह का सिलसिला शुरू हो, या एक नॉमिनल फ़ी रख के इस बिल्डिंग की मेंटेनेंस के लिए कंट्रीब्यूट हो जाएगा और इस तरह से हमारी जो कोई कंट्रीब्यूशन है वो भी चलती रहेगा और इनकी लर्निंग भी हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब की कि उन्होंने इतनी अच्छी सबक आमोज़ बातें की और यकीनन हम सब के लिए बहुत। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फॉर मोर अपडेट प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड स्टे ट्यून्ड।